Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, electric current and circuits. Introduction. Electricity is the most widely used form of energy. It helps us in many ways. Today we cannot imagine life without electricity. Without electricity, it is very difficult to survive. When there is a power failure at our home, what do? We may look for a candle or a torch. When we press the switch of the torch, its bulb glows and gives life. अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, है ना. अपनी लाइफ को हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो क्योंकि उसके बिना तो लाइफ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. जब पावर फेलियर हो जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम कई बार कैंडल का यूज़ करते हैं या टॉर्च का यूज़ करते हैं. जब हम टॉर्च के स्विच को प्रेस करते हैं तो इसका बल्ब ग्लो होता है और इसे लाइट देता है. Let us examine torch. There is a small bulb in the reflector and 2 or more cells in the torch. These cells are the source of electricity in a torch. अच्छा, टॉर्च में जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसमें जो आपके सेल्स होते हैं वो. Remove the cells from the torch and press the switch. Does the bulb glow and give light? Now put the cell in the torch and press the switch again. The bulb glows this time. Thus we conclude that electricity is needed for the torch bulb to glow and that electricity is provided by the cell. अब देखिए, आप सेल को टॉर्च से निकालेंगे और उसको स्विच ऑन करेंगे तो क्या वो ग्लो करेगा? Of course not. वापस आप उसमें सेल्स डालेंगे और उसको स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा. इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है टॉर्च में कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेल्स. A device that can be used to produce electric current is called a source of electric current. As far as a small device like Walkman, torch, etc. concerned, cells and batteries are the common source of electric current. देखिए, आपके जो छोटे आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, इनमें आपका जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है आपके सेल्स या फिर बैटरीज. एक्टिविटी 11.1, मेक अ लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ. ये आप कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो भी अप्लायंसेज आप यूज़ करते हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाएंगे. Potential difference. What causes an electric current to flow? You have already learned that there is a flow of heat when there is a difference in temperature between two bodies. देखिए, हीट का फ्लो होता है जब एक डिफरेंस आ जाता है दो बॉडीज की टेम्परेचर में. इट कैन ऑल्सो बी कंपेयर विद द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन वेसल टू द अदर. दैट इज वाटर फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल till its levels become equal. In the same way, heat flows from a warm body to a cold body till equilibrium is reached. Air currents are also caused by such differences in pressure. तो इसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है कि जो वाटर आपका फ्लो कर रहा है एक वेसल से दूसरे वेसल में, यानी कि हायर लेवल से ये लोअर लेवल पे जाएगा जब तक कि दोनों का जो लेवल है इक्वल नहीं हो जाता. इसी तरह से आपकी जो हीट फ्लो करती है वार्म से कोल्ड बॉडी में जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता. तो एयर करंट भी आपके कैसे होते हैं, आपके ये भी होते हैं जब ऐसे डिफरेंसेस आते हैं आपके प्रेशर में. देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये हाई प्रेशर वाटर है, लो प्रेशर है, तो वाटर आपका कहाँ से फ्लो करेगा? हाई प्रेशर से आपके लो प्रेशर पे आपका फ्लो करेगा. Current flows due to difference in electric potential. When positive charges accumulate on a body, the body has a higher potential. If you connect the body to an uncharged body or a body with lower potential with a metal wire, there will be a flow of charge. This flow of electric charge per unit time is known as electric current. करंट जो फ्लो करता है वो एक्चुअली क्यों करता है? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से. तो जो पॉजिटिव चार्ज आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं किसी बॉडी में, तो बॉडी का हायर पोटेंशियल है, और फिर आप कनेक्ट करते हो उस बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के साथ जिसका कि लोअर पोटेंशियल है मेटल वायर के साथ, तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज. तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. Did you know there is a potential difference between the terminals of a battery? That is why current flows through a wire connected to its terminal. If the terminals of the power supply are connected directly with the wire, there would be no load in the circuit, which is dangerous. This is known as short circuiting and usually causes electrical fires. देखिए, जो बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसीलिए जो करंट फ्लो करता है आपके वायर वो आपके टर्मिनल से कनेक्टेड होता है. अगर जो टर्मिनल्स है किसी भी पावर सप्लाई के वो कनेक्टेड हैं आपके वायर के साथ डायरेक्टली, तो आपका क्या होगा कि सर्किट में कोई लोड नहीं होगा, जो कि डेंजरस हो सकता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फायर भी हो जाता है. फॉर करंट टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. रिमेंबर दैट. अगर आप चाहते हैं कि करंट फ्लो हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, देन देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के बीच में. द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्ट and is named after the Italian professor of physics Alessandro Volta and is measured using a device called voltmeter. देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है
वोल्ट मीटर में ये डिवाइस है. देयर आर 3 बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, a conducting path or a wire, an electrical resistance or load. A load is a device that converts electrical energy into other form of energy. Example, electric bulb, electric motor, etc. अच्छा, आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या लोड होना चाहिए. तो लोड आपका वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका कन्वर्ट करता है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में. Materials which allow electric current to pass through them are called conductors. All metals are good conductors of electricity. Materials which do not allow electric current to pass through them are called insulators. All non-metals except graphite, plastic, wood, ebonite, etc. are insulators. तो देखिए हमने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि जो मटेरियल्स आपके इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं पास होने में उनको कहते हैं कंडक्टर्स, और जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स. Electric circuits. An electric circuit is a closed conducting path in which the electric current flows. You will find that the bulb lights up only when bulb, cell and wire form a complete path. If there is a gap in the path, the bulb does not light up. The closed path in which the electric current flows is called an electric circuit. आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका क्लोज कंडक्टिंग पाथ है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. तो देखिए आपका जो बल्ब है लाइट अप होता है जब आपका बल्ब, सेल, वायर एक कंप्लीट पाथ बनाते हैं, राइट. अगर पाथ में कोई गैप आ जाता है तो बल्ब आपका लाइट अप नहीं होगा. तो जो क्लोज्ड पाथ होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. एक्टिविटी 11.2. टेक 2 lengths of wire, add a cell. Expose the metal ends of the wire by removing the plastic coating. Connect them as given in the diagram. What do you observe? The bulb glows. Now remove one end of the wire from the cell. Does the bulb continue to glow? 2 लेंस आपने लेनी है वायर की और एक सेल लेना है, और जो मेटल एंड है वायर का उसको एक्सपोज कर देना है. उनका मतलब जो प्लास्टिक कोटिंग है आप उसे रिमूव कर देंगे. फिर आपको जैसे डायग्राम में दिया गया है इस तरह से आपने उनको क्या करना है, आपने कनेक्ट कर देना है. आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो करेगा. फिर आप वायर की एक एंड को हटा देंगे ना सेल से, तो क्या बल्ब फिर से ग्लो करेगा? नहीं करेगा. An electric circuit generally consists of the following components: a source of electric current, a conducting path of wires, an electrical appliance or a switch. So ये चारों components आपके electrical circuit में होते हैं. When the switch is closed, current flows through the circuit and the appliance starts working. This is called a closed circuit. When the switch is open, the circuit is open and the flow of current stops. This is called open circuit. देखिए जब switch closed होता है तो आपका current flow करता है, ओके, एंड आपका बल्ब फ्लो करता है, तो आपका एक क्लोज सर्किट है. जब स्विच आपका ओपन होगा तो सर्किट अभी आपका ओपन होगा क्योंकि जो फ्लो है करंट का वो स्टॉप हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट. डिड यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, डायरेक्ट करंट डीसी एंड अल्टरनेटिंग करंट एसी. Steady flow of current in one direction only is called direct current. Example, the current we get from a cell or a battery. Alternating current is not steady in its flow. It varies both in its magnitude and direction. Example, current from an AC generator. When graphically represented, DC will be a straight line and AC will be like a wave. देखिए 2 तरह के करंट होता है. एक होता है आपका डायरेक्ट करंट जो आपका इस तरह से आता है, एंड एक होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट जो आपकी वेव की फॉर्म में आता है. ओके, तो डायरेक्ट करंट जैसे कि आपका जैसे जो करंट आपको सेल या बैटरी से मिलता है, एंड अल्टरनेटिंग करंट जैसे कि आपका एसी जनरेटर से जो आपको मिलता है. द कंपोनेंट्स लाइक cells, bulbs, wires, switches, etc. are called elements of an electrical circuit. In a circuit diagram, the different components of the circuit are represented by standard circuit symbols. A circuit diagram uses universally accepted circuit symbols to depict a given electrical circuit. देखिए आपके जो भी components होते हैं आपके एक circuit में, electrical circuit में, उसके symbols हैं जो कि universally accept किए गए हैं. जैसे देखिए cell, उसके बाद बैटरी आपका combination of cells होता है. तो देखिए यहाँ पे 3 cells को आपके ज्वाइन किया गया. बल्ब, ये आपका बल्ब का ऑन पोजीशन है and this is the off position. Switch open, switch closed, and connecting wire is just like a wire. Plug key open and plug key closed. तो ये जो आपके symbols हैं ये universally accept किए गए हैं. Heating effect of current. It is a common experience that when an electric bulb glows continuously for a long time, it becomes very hot. This is because when a current flows through a conductor, a part of the electric energy gets converted into heat energy. This is known as heating effect of current. अच्छा देखिए बल्ब कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है लंबे टाइम तक तो वो हॉट हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, तो जो पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो कन्वर्ट हो जाता है आपके हीट एनर्जी में, एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट.
Activity 11.3 Heating effect. Take two pieces of wire, a dry cell and a small torch bulb. Connect the negative and positive terminals of the cell to the bulb with the wires. Touch only the insulated parts of the wire while connecting. You can see the bulb glowing. Just touch and see how hot the bulb is. Leave the arrangement for some time and then touch the bulb again. You will notice that it is warmer than it was before use. Repeat it with a light emitting diode or LED in place of torch bulb. We can see that the LED glows but does not become warm. Why? आपने दो पीसेस ऑफ वायर लेना है, एक ड्राई सेल लेना है, एक स्मॉल टॉर्च बल्ब लेना है जो नेगेटिव एंड कनेक्ट करना अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल टू द बल्ब विद द वायर्स. आप देखेंगे बल्ब जो है वो ग्लो करेगा. फिर इसको टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बल्ब थोड़ा सा आपका हॉट हो गया. फिर आप अरेंजमेंट को थोड़े टाइम के लिए देखेंगे, फिर से आप बल्ब को चेक करेंगे तो अब ये आपका और थोड़ा सा गर्म हो गया. अब अपने सेम प्रोसेस को LED के साथ करना है इन प्लेस ऑफ टॉर्च बल्ब. और फिर इसके बाद जब वो ग्लो करेगा आप उसे टच करेंगे तो ये वार्म नहीं होगा. अ हीटर एलिमेंट, the coiled wire that glows red hot when current flows through it, is generally made of nichrome alloy. It is used in many heating appliances like electric iron, immersion rod, electric geysers, electric ovens, electric toaster, etc. This kind of heating is called Joule heating. Each heating device has a coil or an element offering high resistivity and high melting point. तो देखिए आपका जो हीटर एलिमेंट होता है ये जनरली आपके निक्रोम अलॉय से बनाए जाते हैं. बहुत सारे जो हीटिंग अप्लाइंसेस होते हैं जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, गीजर्स, इसमें इसको यूज़ किया जाता है. तो इस तरह की जो हीटिंग होती है दैट इज़ नोन एज जूल हीटिंग. अच्छा, हर हीटिंग डिवाइस में एक कॉइल होता है या एक एलिमेंट होता है जो हाई रेजिस्टिविटी को ऑफर करता है या हाई मेल्टिंग पॉइंट जिसका होता है. द हीट डेवलप्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: current flowing through the conductor, time of passage of current, nature of conductor, and physical characteristics of conduct, that is length and thickness. तो किसी भी कंडक्टर में जो हीट डेवलप होगी तो वो डिपेंड करता है किस पे, इन फैक्टर्स पे, कि नेचर क्या है कंडक्टर का, कितना टाइम जो है टाइम तक आपका करंट आपका पास हुआ, या जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्टर का यानी कि लेंथ और थिकनेस क्या है. इलेक्ट्रिक बल्ब एंड LED. In a bulb, the current enters through one of its terminals, flows through the filament and comes out through the other terminal of the bulb. When current flows through the filament, it starts glowing. It needs very high temperature to emit light. The filament is made of tungsten, which has a very high melting point. It also has a very high resistance. Bulbs are generally filled with an inert gas, argon, at low pressure to prevent the filament from getting oxidized in the presence of oxygen. तो देखिए आपका जब करंट फ्लो होता है फिलामेंट के थ्रू तो वो आपका ग्लो करता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है. इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है लाइट को एमिट करने के लिए. फिलामेंट आपका बना होता है टंगस्टन से, ओके, जिसका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. इसका हाई रेजिस्टेंस भी होता है. जो बल्ब्स होते हैं आपके उनके अंदर जनरली आर्गन गैस भरी होती है जो कि आपकी इनर्ट गैस है. लो प्रेशर पे इसको फिल किया जाता है क्योंकि जो भी ऑक्सीजन जो होगा जो प्रेजेंट होगा उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाती है ये गैस. A light emitting diode or LED is similar to a bulb but requires only a very small amount of current and runs on very low voltage. In an LED, electrical energy is directly changed into light energy. Therefore, small amount of current is required to light it and it does not heat up as well. तो जो आपके LED होते हैं वे बल्ब की तरह दिखते हैं, सेम ही होते हैं, बट इनको बहुत थोड़ा सा करंट चाहिए होता है, बहुत ही लो वोल्टेज पे भी ये काम करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि LED में आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज हो जाता है डायरेक्टली लाइट एनर्जी में, यानी कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी रहेगा उससे वो लाइट अप हो जाएगा और ये हीट भी नहीं होता है. फ्यूज. अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वायरिंग सिस्टम एक्सेट्रा फ्रॉम द हैजार्ड्स ऑफ ओवरहीटिंग प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट. An electric fuse consists of a thin wire usually placed inside a ceramic cartridge. The fuse wire is made of an alloy, tin and lead, having a very low melting point. If the flow of current in the circuit crosses a certain safe level, the fuse wire melts. This breaks the circuit and stops the flow of current in the circuit. फ्यूज़ आपका एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि ओवरहीटिंग ना हो, राइट. तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जो होता है इसमें आपकी पतली सी वायर होती है, उसको प्लेस किया जाता है एक सिरेमिक कार्ट्रिज के अंदर. फ्यूज़ वायर आपकी एक अलॉय से बनी होते हैं यानी टिन एंड लेड के मिक्सचर से बनी होती है जिसका बहुत ही कम आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो जो फ्लो ऑफ करंट है अगर वो एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाता है
तो फ्यूज वायर जो है मेल्ट हो जाती है, जिससे कि सर्किट ब्रेक हो जाता है, फिर जो करंट वो पूरे सर्किट में आपका फ्लो नहीं होगा। A circuit can also be protected by a device called a miniature circuit breaker, MCB. Heavy current often leads to overheating of wires, which can result in a fire. An MCB trips to break the circuit. Therefore, every circuit in the house must have a fuse or MCB. अच्छा देखिए, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस भी आता है जिसे कहते हैं MCB और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जब कभी हैवी करंट आता है तो क्या हो जाता है कि MCB आपकी ट्रिप हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो हर सर्किट में आपका एक फ्यूज या MCB होना बहुत ज़रूरी है। Magnetic effect of current. In previous class, you have read about magnet and its properties. You have also learnt that a magnet has two poles, namely the north pole and the south pole. A freely suspended magnet always aligns itself in the north-south direction. In 1820, Danish physicist Hans Christian Ørsted discovered that when an electric current flows through a conductor, it generates a magnetic field. Let us do the following activity to understand this. आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, इसके दो पोल्स होते हैं, और कभी भी आप एक जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, इट ऑलवेज अलाइंस इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो एक डेनिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर में तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। डिड यू नो 2,800 years ago, a shepherd boy lived in a town called Magnesia in Greece. One day, while he was pasturing his cattle flocks, he sat down on a blackish rock. While getting up, he found that the nails of his shoes and the iron hook of his stick was strongly attracted to the rock. This rock was a force magnet discovered by man. आपने आई एम श्योर ये लास्ट क्लास में ये स्टोरी पढ़ी होगी कि किस तरह से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी। एक शेफर्ड बॉय था ग्रीस में, मैग्नीजिया में, तो एक बार अपने शीप्स को चराने के लिए गया तो वो एक रॉक पे बैठ जाता है, ब्लैक कलर की जो होती है। तो जब वो उठता है तो जो आयरन हुक्स होते हैं उसके शूज़ में और उसके स्टिक में एक आपका आयरन पीस होता है, वो क्या होता है कि उस रॉक से चिपक जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये रॉक थी जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ये पहला मैग्नेट था जिसकी डिस्कवरी मैन के थ्रू हुई थी। एक्टिविटी 11.4, फिक्स अ वायर along the edge of a cardboard, connect the two ends of the wire to a cell through a switch. Place a magnetic compass near the wire. Allow the current to pass through the wire by closing the switch. What do you observe? देखिए, आपने एक वायर को फिक्स करना है कार्डबोर्ड के एज में, फिर दो जो एंड्स होते हैं वायर के उसको आपने सेल के स्विच के थ्रू कनेक्ट करना है सेल से, फिर एक मैग्नेटिक कंपास को वायर के पास रखना है। अब करंट इसमें आप इसको पास होने देंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू कैन सी दैट द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन। आप देखेंगे जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने अर्लियर पोजीशन से। नाउ स्टॉप द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द वायर with the help of the switch. What happens to the magnetic needle now? Repeat the activity by keeping the magnetic compass at varying distances from the wire. Also find out the amount of deflection in each case. अब आपने क्या करना है, जो फ्लो ऑफ करंट है उसको स्टॉप कर देंगे, राइट? तो आप क्या देखेंगे, जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद आयरन फिलिंग्स। एक्टिविटी 11.5, पुट सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड एंड पास करंट थ्रू द वायर। आपने कुछ आयरन फिलिंग्स को रखना है कार्डबोर्ड में और फिर इलेक्ट्रिक करंट को पास करना है वायर के थ्रू। You will notice that the iron fillings arrange themselves in clusters near the wire in concentrating circles. The direction of magnetic effect, that is magnetic field, can be found by using a magnetic compass. When you place the magnetic compass on the cardboard, its needle points in a particular direction. The direction where the north pole of the needle points is the direction of magnetic field. Now change the terminals of the cell and observe what happens. You will find that the pattern of concentric circles remains the same but the direction of magnetic field changes. अच्छा देखिए अब क्या होगा कि जैसे ही आपने आयरन फिलिंग्स जो है आपने करंट को ऑन किया, आयरन फिलिंग्स आपके इस तरह से आपकी क्लस्टर्स में अरेंज कर देंगी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। तो जो डायरेक्शन है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वो आप देख सकते हैं बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। तो जब आप मैग्नेटिक कंपास को प्लेस करते हैं कार्डबोर्ड में, इसकी जो नीडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी पॉइंट करेगी। तो जो डायरेक्शन जहाँ पे आपका नॉर्थ पोल होगा नीडल का वो पॉइंट करता है, वो आपका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। अब आपने टर्मिनल्स चेंज कर देने हैं सेल के, फिर आपने ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे कि जो पैटर्न है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का वो तो सेम है बट जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। From this experiment we conclude that a current carrying wire also behaves like a magnet. Once the flow of current is stopped, the magnetic property also disappear. तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होती है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और एक जैसे ही आपका जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्टॉप हो जाएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो भी डिसअपियर हो जाएगी।
Note, just as a straight current carrying wire behaves as a magnet, a helical current carrying coil also behaves like a magnet. जैसे कि straight wire आपकी होती है current carrying wire, वो magnet की तरह behave करती है, तो आपकी जो helical current carrying coil होती है वो भी magnet की तरह behave करती है. Electromagnet. Till now we have learned that when an electric current flows through a wire or a coil of wire, it behaves like a magnet. If a permanent magnet is brought near it, one end of the coil gets attracted and the other end gets repelled, thus showing the opposite polarity of the coil. If we keep a piece of soft iron inside the coil and pass electricity through the coil, the piece of iron gets magnetized temporarily. Such magnets are called electromagnets. देखिए अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, जो वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है या वायर की कॉइल में आपका फ्लो हो रहा है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. बट अगर आप एक परमानेंट मैग्नेट को पास लेके आएंगे तो जो एक एंड होगा कॉइल का वो अट्रैक्ट होगा, जबकि दूसरा एंड आपका रिपेल होगा, यानी कि ये कॉइल की ऑपोजिट पोलैरिटी को शो करता है. तो अगर आप एक सॉफ्ट आयरन का पीस जो है वो कॉइल के अंदर रखें और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करें कॉइल में, तो जो पीस है वो आयरन का वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, बट टेम्पररली. ऐसे मैग्नेट्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. Uses of electromagnets. Electromagnets are used in cranes for lifting heavy loads. Electromagnets are used for separating magnetic substances from non-magnetic substances. क्रेन्स में यूज़ किया जाता है हैवी लोड्स को उठाने के लिए, और इनको मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से आपका सेपरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है. Electromagnets are used in electric bells, telegraphic and telephonic systems, speakers, audio and video tape recorders and players. इसके अलावा इन चीज़ों में भी देखिए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही यूज़ किया जाता है. Did you know iron is called a soft magnetic material because it loses its magnetism easily? Steel is called a hard magnetic material because it doesn't lose its magnetism so easily. Therefore, iron is used in making electromagnets, whereas steel is used to make permanent magnets. आयरन को सॉफ्ट मैग्नेट कहा जाता है क्योंकि ये अपना मैग्नेटिज्म इजीली लूज करता है, जबकि जो स्टील है ये अपना मैग्नेटिज्म जल्दी से लूज नहीं करता, इसीलिए से हार्ड कहा जाता है. तो आयरन को इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि स्टील को यूज़ किया जाता है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए. The strength of an electromagnet can be increased by increasing the number of turns of the coil per unit length, increasing the amount of current supply, the nature of the core material. You can also make an electromagnet at home. देखिए अब जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की उसे आप किस तरह से उसको इंक्रीज कर सकते हैं. अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम उसमें बढ़ा दें, राइट, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें बढ़ा दें, या फिर करंट का जो सप्लाई है उसको इंक्रीज कर दें, या जो नेचर है जो कोर मटेरियल है, राइट. Activity 11.6. To make your own electromagnet, you will need a dry cell, an iron nail, some oil pins, and a piece of wire. Use thick aluminium copper wires which can be coiled very easily for this activity. Wind the wire around the nail. Connect the two ends of the wire to the terminals of the cell. Your electromagnet is ready. Is it not amazing? Bring the oil pins close to it. What do you see? You can see that the nail attracts the oil pins. Repeat this activity after making more turns around the nail. What difference do you observe? This time the magnetic effect will be stronger and a greater number of oil pins will get attracted to the magnetized iron nail. इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको एक ड्राई सेल की ज़रूरत पड़ेगी, आयरन नेल, कुछ ऑल पिन्स एंड पीस ऑफ वायर. तो इसमें आप थिक एल्यूमिनियम कॉपर वायर को यूज़ कर सकते हैं. आपने वायर को वाइंड करना है नेल के राउंड, फिर आपने जो दो एंड्स हैं वायर के उसको कनेक्ट करना है टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडी है. अब देखिए ऑल पिन्स को आप पास लेके आएंगे तो आप देखेंगे जो नेल है ना वो ऑल पिन्स को अट्रैक्ट करेगी. फिर इस एक्टिविटी को रिपीट करना है. इसमें आप ज़्यादा टर्न्स अब और बनाएंगे, ठीक है, आप नेल के अराउंड आपने और ज़्यादा टर्न्स लेने हैं. तो अब आप क्या देखेंगे कि इस टाइम जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर हो गया, क्योंकि आपने उसमें जो टर्न्स थे उनको नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया, और इसीलिए जो ज़्यादा नंबर के जो ऑल पिन्स हैं उस मैग्नेटाइज आयरन नेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे. Now switch off the electric supply by removing one end of the wire from the cell. Will the oil pins still be attracted to the nail? No. The electromagnet loses its magnetism as soon as the electric supply is cut off. अब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर दीजिए तो क्या जो आपकी ऑल पिन्स है क्या वो अभी भी अट्रैक्ट होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि जैसे ही आपका सप्लाई बंद हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है. Electric bell. An electric bell works on the principle of electromagnetism. Electromagnets are used in electric bells to pull a strip of iron with a hammer at the end of it. It is the electromagnet attraction which makes the hammer hit the gong of the bell and produce the ringing sound. An electric bell consists of a coil of wires.
wound around an iron core which acts as an electromagnet. When you press the switch of the bell, the electric current flows through the electromagnet. Then the electromagnet attracts the iron strip 1. अच्छा देखिए, आपकी जो इलेक्ट्रिक बेल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है. इलेक्ट्रिक बेल्स में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, जो एक आयरन की स्ट्रिप होती है उसको पुल करने के लिए, और हैमर इसके एंड पे होता है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है जो कि हैमर की जो है गोंग को हिट करता है बेल की, एंड फिर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. एक इलेक्ट्रिक बेल होती है जिसमें आपका कॉइल ऑफ वायर्स होती है जो एक आयरन कोर के अराउंड वुंड होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो जैसे आप स्विच को प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में, और फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अट्रैक्ट करेगा आयरन स्ट्रिप 1 को. The hammer attached to the strip then hits the gong of the bell and produces the ringing sound. When the hammer hits the gong, the electric circuit breaks because a gap is produced between the iron strip and terminal G. The current stops flowing and the electromagnet loses its magnetic power and the iron is pulled back to the original position. The bell electromagnet develops a magnetic field, the iron strip is attracted and the hammer hits the gong again. This process repeats itself as long as the switch S remains pressed. That is as long the circuit is closed. अच्छा, अब जो हैमर अटैच होगा आपका स्ट्रिप के साथ वो गॉन्ग को हिट करेगा बेल के, एंड रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी. फिर जब हैमर हिट करेगा गॉन्ग को, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा क्योंकि एक गैप प्रोड्यूस हो जाएगा आयरन स्ट्रिप और टर्मिनल जे के बीच में. फिर करंट जो है वो फ्लो करना स्टॉप कर देगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिक पावर को लूज कर देगा. आयरन पुल बैक हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. फिर जो बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी, आयरन स्ट्रिप अट्रैक्ट होगा, फिर हैमर गॉन्ग को फिर से हिट करेगा. ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा एज लॉन्ग एज द स्विच एस रिमेन्स प्रेस्ड. मतलब कि जब तक आपका स्विच एस प्रेस्ड रहता है, यानी कि एज लॉन्ग द सर्किट इज क्लोज्ड. Points to remember. To avoid the risk of the electric shocks, the metal body of an electrical appliance is earth. An electric cell is commonly used source of electric current. A battery is a combination of 2 or more cells. The unbroken path through which an electric current flows is called an electric circuit. A circuit diagram is generally shown by using circuit symbols. When electric current passes through a conductor, the conductor gets heated up. This is called Joule heating. Electric geysers, room heaters, electric toaster, etc. work on the principle of heating effect of electric current. Heating elements in electric heaters, iron, etc. have high resistivity and high melting point. A fuse is a safety device used in electric circuit appliance. A current carrying wire can behave like a magnet. This is known as the magnetic effect of current. A soft iron piece which is kept in a coil of wire acts as a magnet when a current is allowed to pass through the wire. This is called an electromagnet. Electromagnets are used in electric generators where very strong magnetic field is required. An electric bell works on the principle of electromagnetism. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.